हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ सीए अंकित जैन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के इंडस्ट्री के आउटलुक क्या है, कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी आगे ग्रो ना करे, और एंड में हम समझेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड एक मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है। कंपनी लेड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर की रिसाइकलिंग करती है। इसके अलावा कंपनी टर्न की सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है इंडिया में। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 कंपनी का 83% रेवेन्यू लेड की रिसाइकलिंग से आता है, 12% रेवेन्यू एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग से आता है और 4% रेवेन्यू प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से आता है। इसके अलावा बचा हुआ 1% रेवेन्यू उसका बाकी अदर वर्टिकल से आता है। कंपनी के पास 300 प्लस कस्टमर्स हैं 35 प्लस कंट्रीज में। इसके अलावा कंपनी ने ESG कंप्लायंट होने के लिए अपना सोलर पावर प्लांट भी लगाया है, जिससे कंपनी 1550 टन का कार्बन एमिशन सेव कर रही है हर साल में। कंपनी को रिसेंटली 34 मिलियन यूरोस का लोन भी मिला है अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इस लोन के थ्रू कंपनी ओवरसीज में अपने प्लांट्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी एक्सपेंड करेगी। अब बात करते हैं इसके इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में, समझते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है लेड, उसके बारे में। लेड एसिड बैटरीज की मार्केट 38 टू 42 बिलियन डॉलर की रेंज में एक्सपेक्ट करी गई है, जिसमें से 66% मार्केट आपका ऑटोमोटिव सेगमेंट से आता है। रिमेनिंग 29% इसका इंडस्ट्रियल डिमांड है। इंडिया में लेड एसिड बैटरीज की 36,500 करोड़ की मार्केट है। लेड एसिड बैटरीज आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम इयन बैटरीज के साथ साथ यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स में भी काफ़ी यूज़ होती हैं। तो लेड एसिड बैटरीज का फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी यूज़ होने वाला है। इसके अलावा इंडिया में डेटा सेंटर की मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। साल 2014 से अभी तक 520% से डेटा सेंटर की मार्केट इंडिया में बढ़ी है कंपेयर टू द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ 100%। सो यहाँ पर आपकी UPS की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ने वाली है और UPS की रिक्वायरमेंट 7% से फाइनेंशियल ईयर 25 तक ग्रो होने वाली है। इसके अलावा लेड आपका इजीली आइडेंटिफाइबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है कलेक्ट और रिसाइकल करने के लिए। लेड को इजीली रीमेल्ट करा जा सकता है और रिसाइकल करा जा सकता है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, क्योंकि उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता उसे मेल्ट करने में या रिसाइकल करने में। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में स्टोरेज करने के लिए आपकी लेड एसिड बैटरीज की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आपका एक कंसिस्टेंट सोर्स नहीं होता एनर्जी यूजेज के लिए। तो उस एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए आपकी लेड एसिड बैटरीज की रिक्वायरमेंट आगे जाके बढ़ सकती है। इसके अलावा लेड एसिड बैटरी आपके टेलीकॉम सेक्टर में भी यूज़ होती है। मोबाइल टावर्स को चलाने के लिए जनरेटर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी आपका लेड एसिड बैटरीज काफ़ी काम आती हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, जो कि कंपनी का दूसरा हाई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। एल्यूमिनियम को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, जबकि उसे रिसाइकिल करने में केवल 5% ऑफ द एनर्जी लगती है जो एल्यूमिनियम को बनाने में लगती है। तो एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने में आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली काफ़ी रहता है, क्योंकि इसमें आपकी एक तो एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच रही है, आपका कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा बचता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस काफ़ी ज़्यादा बचता है। हर 1 टन एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने से लगभग 24 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल की सेविंग होती है, 15 टन ऑफ फ्रेश वाटर की सेविंग होती है, 9 टन से ज़्यादा जो CO2 एमिशन हो सकता था एनवायरनमेंट में उसकी सेविंग होती है, और उसके अलावा 2.5 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट की सेविंग्स होती है हर 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने से। सो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम रिसाइकिल से एनवायरनमेंट के लिए कितना फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम रिसाइकिल करना काफ़ी सस्टेनेबल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसकी वजह से रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम की आगे जाके डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगेन आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी सेव होती है, तो कंपनी रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम्स को आगे जाके प्रेफर कर सकती है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपका एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना इतना फाइनेंशियली वायबल नहीं रहा है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करने में ही कंपनीज को आजकल ज़्यादा फायदा है। लेड और एल्यूमिनियम की रिसाइकिल मार्केट 6.8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है साल 2027 तक। इसके अलावा जो कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है प्लास्टिक, उसकी रिसाइकलिंग मार्केट 7.5% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कितना हैजार्डस होता है और उसकी कितनी लंबी शेल्फ लाइफ होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसे किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इन्वेस्टर्स इसको काफ़ी फेवर करेंगे आगे जाके।
अगेन प्लास्टिक क्योंकि काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो इसकी रिसाइकलिंग मार्केट भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉस्पेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। कंपनी ने अपना एक विजन 2027 स्टेटमेंट जनरेट करा है जिसमें कंपनी लिथियम, रबर, स्टील और पेपर के नए वर्टिकल्स को ऐड करने वाली है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिथियम आयन बैटरीज आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती है और सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर। तो जो लिथियम के रिसाइकलिंग की मार्केट है वो आगे जाके काफ़ी बड़े होने वाली है और यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे लिथियम रिसाइकलिंग में। इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि कंपनी अपना साल 2027 तक रेवेन्यू 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ाएगी, प्रॉफिट अपना 35% से बढ़ाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से, और कंपनी 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से लेकर आएगी। साथ ही साथ कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस कर रही है। कंपनी अपना लेड से होने वाला रेवेन्यू कम करने की कोशिश कर रही है और कंपनी का टारगेट है साल 2027 तक 25% से ज़्यादा रेवेन्यू नॉन लेड के बिजनेस से लेके आने का। कंपनी की करंट कैपेसिटी 2,51,000 मेट्रिक टन पर एनम है, जिसे कंपनी इंक्रीज करके 4,25,000 मेट्रिक टन पर एनम तक करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने 600 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान करा है। इसके अलावा जो कंपनी की मार्केट है स्क्रैप कलेक्शन की और उसको प्रोसेस करने की, वो आपकी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो रही है। तो थे कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में। कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उसमें बैरियर्स टू एंट्री है, क्योंकि उस फील्ड में काम करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का अप्रूवल्स चाहिए। उसके अलावा कंपनी के पास एक मल्टीनेशनल प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि कंपनी अलग अलग कंट्रीज में काम करती है तो उसका भी कंपनी को फायदा मिलता है। कंपनी के पास एक अच्छा कस्टमर नेटवर्क है जिसको कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। सो ये सारे कंपनी के फील्ड में बैरियर्स टू एंट्री हैं। इसके अलावा कंपनी ग्लोबली स्प्रेड है, जिसकी वजह से कंपनी की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है और वो रॉ मटेरियल यानी कि स्क्रैप काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर उठा पाती है। कंपनी के पास एक इंडिजीनियस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रूव होती है। इसके अलावा कंपनी बैक टू बैक हेजिंग करके अपने मार्जिन्स को लॉक कर लेती है। अब यहाँ पर बैक टू बैक हेजिंग क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट इन अ समरी कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब स्क्रैप उठाती है, जब रॉ मटेरियल उठाती है, हाथ की हाथ वो उसका फॉरवर्ड मार्केट में सेल बुक कर लेती है ताकि उसका सेलिंग प्राइस उसी वक्त फिक्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को जो मार्जिन मिलने वाला है वो मार्जिन ऑलरेडी लॉक हो जाता है। कंपनी का मार्जिन रिस्क नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कंपनी जब तक उसे कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाए और उसे बेचने जाए तब तक उसका प्राइसेस कम हो जाए, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन कम हो जाए। सो कंपनी यहाँ पर अपने मार्जिन को लॉक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बैक टू बैक हेजिंग का यूज़ भी करती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अब कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो लेड से आता है, बाकी प्रोडक्ट्स या बाकी वर्टिकल से कंपनी का इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता। तो अगेन यहाँ पर कंपनी को इस चीज़ का रिस्क है कि केवल उसका एक वर्टिकल से ही इतना रेवेन्यू आता है। कल को मार्केट में लेड की डिमांड किसी भी कारण से कम हो जाती है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। अगेन कंपनी इससे बचने के लिए डाइवर्सिफाई कर रही है, नए नए वर्टिकल्स क्रिएट कर रही है जिससे वो और एडिशनल रेवेन्यू लाने वाली है। इसके अलावा कंपनी की स्क्रैप को लेके इंपोर्ट पर काफ़ी डिपेंडेंस है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्क्रैप की मार्केट अभी भी काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा स्क्रैप नहीं मिल पाता इंडिया से, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप को। सो यहाँ पर जो कंपनी की स्क्रैप की इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसे कम करने के लिए कंपनी लोकली अपना स्क्रैप कलेक्शन को पुश कर रही है। इसके अलावा कंपनी का प्रोसेस इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड नहीं है और कंपनी की जो वर्कफोर्स है वो भी अनस्किल्ड है, तो ये ज़्यादातर मैन पावर रिलेटेड काम है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, क्योंकि स्क्रैप कलेक्शन अभी तक काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, तो यहाँ पर कंपनी को एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। इसके अलावा कंपनी ने अभी रिसेंटली 34 मिलियन यूरोज़ का लोन लिया है अपनी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो आप उसकी फॉरेन सब्सिडरीज हैं, उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स तक अपना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, बट इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हालांकि बट जो कंपनी ने लोन लिया है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई दिखेगी, जिसकी वजह से हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर जाए। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपना रेवेन्यू 22% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ाया है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 35% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है और कंपनी पिछले कई सालों से लगातार डिविडेंड भी पे कर रही है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू लगातार एक्सपोर्ट से बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 37% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट करा था।
कंपनी ने जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है वो ओवरसीज़ कंट्रीज़ में 39% कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है अपने टोटल कैपिटल का, मगर कंपनी ने जो प्रॉफिट केवल इन ओवरसीज़ डेस्टिनेशन से जनरेट करा है वो 51% करा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 39% कैपिटल लगाकर एक्सपोर्ट से कंपनी 51% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को ओवरसीज़ में होने वाली सेल्स से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, तो इसीलिए लगातार कंपनी अपनी एक्सपोर्ट से होने वाली सेल्स भी बढ़ा रही है। अब अगर हम कंपनी के यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 10 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो लेस देन 1 है, ये 0.55 है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। बेसिकली प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी के प्राइस के मुकाबले कंपनी की अर्निंग्स कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर ये रेशियो आपका लेस देन 1 होता है, मतलब आपकी कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस, ऐसे में ये एक फेवरेबल साइन होता है स्टॉक को खरीदने के लिए, क्योंकि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम नीचे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। हर क्वार्टर में कंपनी की सेल बढ़ी है। मार्च 2023 क्वार्टर में कंपनी की सेल थोड़ी सी कम हुई है, बट ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, बट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। मतलब बेसिकली कंपनी में आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल रहा है। सिमिलरली कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि पिछले 11 सालों में कंपनी ने अपनी सेल्स और नेट प्रॉफिट को मोर देन 10 टाइम्स से इंक्रीज़ करा है। कंपनी की सेल्स जो मार्च 2012 में 269 करोड़ रुपीस थी, वो मार्च 2023 में 2801 करोड़ हो गई है। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो मार्च 2012 में 16 करोड़ का था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 204 करोड़ रुपए का हो गया है। सो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। पिछले 1 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 84% से बढ़ गया है। इसके अलावा यदि आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आशीष कचोलिया का 2.15% का स्टेक है कंपनी में। लगातार वो अपना स्टेक पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ाते जा रहे हैं। सो कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1 सालों में 84% से बढ़ा है, बट अगर आप कंपनी का पीई रेशियो देखेंगे तो वो 19.4 के अराउंड है। सो पीई रेशियो काफ़ी रीजनेबल है पिछले 1 साल में इतने ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की अर्निंग्स लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और कंपनी का शेयर प्राइस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। कंपनी मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर में काम करती है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, काफ़ी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है और डीकार्बनाइजेशन की तरफ इंडस्ट्री को और कंट्री को और वर्ल्ड को ले जाने में मदद करता है। सो ये स्टॉक काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सेक्टर में काम करता है। ये था हमारा एनालिसिस ग्रेविटा इंडिया कंपनी को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।